माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ इसी प्रकार की क्लास आपको प्रोवाइड करते रहें हम। चलिए बढ़ते हैं आगे ब्राह्मण साम्राज्य की ओर। और मौर्योत्तर काल की बात हो रही है, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात हो रही है, यानी कि मौर्य के बाद का जो काल था उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस समय की बात हो रही है जब मौर्य वंश का पतन हो चुका था। उसके बाद सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो मौर्योत्तर काल की, तो इसमें देखिए फॉरेन स्टेट था और देसी ब्राह्मण राज्य था, यानी कि विदेशी राज्य और कौन सा, तो देसी ब्राह्मण राज्य। ठीक है, अब इसको जानते हैं। तो विदेशी राज्य जो था, फॉरेन स्टेट जो था, विदेशी राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मध्य भारत में था। किधर था? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत में। वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सेंट्रल इंडिया। देसी ब्राह्मण समाज मुख्यतः पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र, मुख्यतः कहाँ? पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए जो विदेशी राज्य था इसमें कौन कौन था? तो हिंदू, यवन, शक, पल्लव तथा कुषाण वंश। ये सब कहाँ कौन किस में आ गए? तो आ गए ये विदेशी राज्य में, फॉरेन स्टेट में, हिंदू, यवन, शक, पल्लव तथा कुषाण वंश। और दूसरी ओर अगर देखें तो दूसरी ओर पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र जिस क्षेत्र में देसी ब्राह्मण राज्य था उसमें कौन कौन से वंश थे? तो शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र, सातवाहन, वकाटक, चेदी। ठीक है, ये सारे वंश थे। किसके अंतर्गत आते थे? तो ब्राह्मण राज्य के अंतर्गत आते थे। यहाँ इनका शासन होता था। कौन कौन सा बोले? शुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन, वकाटक, चेदी आदि। ठीक है, और हिंदू, यवन, शक, पल्लव तथा कुषाण वंश किसके अंतर्गत? विदेशी राज्य के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचय सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के पास विकसित राज्य कौन कौन से थे? डेवलप स्टेट नियर पाटलिपुत्र एंड महाराष्ट्र आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और वकाटक वंश, इन सभी वंश को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर शुंग वंश का बोलें तो संस्थापक इसके थे पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिमुख, सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख। और वकाटक वंश के विनय शक्ति, वकाटक वंश के कौन थे? विनय शक्ति। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। शुंग वंश का शासक, जो शुंग वंश की जो स्थापना की थी जिन्होंने, वो थे पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के स्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के स्थापक थे या संस्थापक कहिए वासुदेव। और सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। और वकाटक वंश के विनय शक्ति, विनय शक्ति कहिए, विनय शक्ति नहीं, ध्यान देना है, विंध्य शक्ति। ये स्लिप ऑफ टंग था, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये विंध्य शक्ति और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक भी है इसलिए। चलिए शुंग वंश की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुंग वंश का। शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। ठीक है, शुंग वंश कहाँ? तो मूलतः मूल रूप से कहाँ की थी? तो उज्जैन के ब्राह्मण जाति। इसके प्रमुख कौन कौन हुए? प्रमुख शासक तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति। कौन कौन शासक हुए? शुंग वंश के कौन कौन से शासक थे? तो पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र। ये तीनों तो आपको याद रह जाएगा, शुंग वंश के अंतर्गत है, क्योंकि मित्र मित्र सब में आ रहा है। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र और इसके अलावा भागभद्र और देवभूति। ये आप जो पांचों देख रहे हैं ये शुंग वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पुष्यमित्र शुंग जिसकी बात की उसके बारे में जानते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था अशोक के बाद? तो बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। राजधानी इन्होंने क्या? विदिशा बनाया। राजधानी क्या बनाया? तो राजधानी इन्होंने बनाया विदिशा। प्रमुख कार्य क्या हुआ? तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया पुरोहित पतंजलि के द्वारा। पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने
2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ समझते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस यज्ञ के अंतर्गत क्या होता है कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वह घोड़ा जहाँ तक जिस जिस क्षेत्र से होते गुजरता है वे सारे क्षेत्र उस शासक, उस राजा के अधीन हो जाते हैं। और अगर कोई उस घोड़े को रोकता है तो इसका मतलब हुआ कि उसे वह जिसने अश्वमेध यज्ञ किया उस राजा के प्रति को वह चुनौती दे रहा है युद्ध की। ठीक है। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया। दूसरी बात देखिए, हिंदू यूनानी शासक मिनांडर जो था उसको हराया। किन्होंने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। सतना में भरहुत स्तूप का निर्माण कराया। तो याद रखना है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण सतना में किन्होंने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया। पुनरुत्थान ध्यान दीजिएगा, वैदिक धर्म और संस्कृत इस दोनों के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा, चूँकि आप जान रहे हैं किस वंश से, ब्राह्मण साम्राज्य था, ब्राह्मण वंश से था इसलिए। ठीक है। शुंग वंश के संस्थापक कौन? तो पुष्यमित्र शुंग। उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करवाया, यानी कि रीस्टोरेशन ऑफ वैदिक रिलीजन एंड संस्कृत। ठीक है। सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग जो था उसका वेदिका, सांची स्तूप को आप लोग जानते होंगे, जो इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है। और इसके चारों ओर ध्यान देंगे एक फेंस के प्रकार का होता है। ठीक है। और इस गोपुरम, ठीक है, इसको वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेदिका का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो जो सांची स्तूप की वेदिका है उसका पुनर्निर्माण किन्होंने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। लकड़ी के स्थान पर पत्थर का, पहले लकड़ी का यह वेदिका होता था, बाद में जो है इसको पत्थर का निर्माण, पत्थर का बनवाया, पत्थर से बनवाया। किन्होंने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसकी बात की है? तो सांची स्तूप की बात की है, रेलिंग की। पुष्यमित्र शुंग के अलावा जो अन्य शासक तो हम लोगों ने जाना कौन कौन? अग्निमित्र थे, जो कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविकाग्नि मित्रम का नायक है। हम लोगों ने मालविकाग्नि मित्रम का नाम सुना है, जिसके लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। इसमें अग्निमित्र की ही प्रशस्ति की गई है, उनकी प्रशंसा में लिखा गया है। ठीक है। तो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले मालविकाग्नि मित्रम रिटन बाय कालिदास। उसके बाद अग्निमित्र के बाद आते हैं भागभद्र। यूनानी राजा एंटियोक्लिट्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। किसने? तो पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा हुई थी। एंटियोक्लिट्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। किसके दरबार में? तो भागभद्र के दरबार में, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया है। तो ये जो आए थे, जो राजदूत था किसका? एंटियोक्लिट्स का। किसका? एंटियोक्लिट्स का जो राजदूत था हेलियोडोरस, ये राजदूत बनकर के भागभद्र के दरबार में आया था और यहाँ आकर के इसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था और विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। ये याद रखना है आपको। तो विदिशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी? तो हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने, जो किसका राजदूत था? तो एंटियोक्लिट्स का। ठीक है। और इसने भागवत धर्म स्वीकार किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवभूति की बात करते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक 73 ईसा वर्ष पूर्व में वासुदेव ने हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो अंतिम शासक था आपको देवभूति। किसका? तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और इसने 73 ईसा वर्ष पूर्व वासुदेव की हत्या की। किसकी? वासुदेव ने इस हत्या कर दी। किसकी? तो देवभूति की। वासुदेव ने हत्या की किसकी? देवभूति की। और शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश 75 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 30 ईसा वर्ष पूर्व तक, 75 BC to 30 BC तक ये क्या रहा? इस वंश का शासन रहता। किस वंश का? तो कण्व वंश का। संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव, क्योंकि वासुदेव ने ही देवभूति की हत्या की थी 73 ईसा वर्ष पूर्व। अंतिम इसका था सुशर्मा। अंतिम शासक कौन था? किसका? कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा क्या था? तो अंतिम शासक था कण्व वंश का। चलिए इसके बाद बात करते हैं सातवाहन वंश की। ठीक है। सातवाहन वंश में कौन कौन थे? तो शिमुक, सातकर्णी, हाल, उसके यज्ञश्री पुलमावी, ठीक है, पुलुमावी,
वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसके अलावा थे पुलुमावी चतुर्थ। कौन कौन सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, शिमुख, सातकर्णी, हाल, यज्ञश्री पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और पुलुमावी चतुर्थ। ये सब किस, सातवाहन वंश के थे शासक। ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो सिमुख थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन, सिमुख। एरिया देखिए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इनका क्या था, क्षेत्र था जहां इनका शासन था इस वंश का। ठीक है, सातवाहन वंश का। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश, लगभग 280 वर्ष तक, द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, अबाउट 280 ईयर्स। पुराण का बात करें अगर तो आंध्र और अभिलेख देखें तो सातवाहन। ठीक है, आंध्र सातवाहन। ठीक है, इससे हमको याद रहेगा पुराण आंध्र और अभिलेख सातवाहन। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम पुराण है जो सातवाहन वंशावली है। मत्स्य पुराण क्या है, सातवाहन वंशावली है। यहाँ इमेज भी आप देख सकते हैं, इसका तस्वीर भी देख सकते हैं सातवाहन वंश का। चलिए, राज्य की भाषा प्राकृत थी, तो सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था, जो शासन था, वह किस क्षेत्र में था, तो यह था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कहाँ, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। और इसका जो भाषा था वो क्या था, राज्य की भाषा प्राकृत था। लिपि ब्राह्म लिपि था। कौन सा लिपि, ब्राह्मण लिपि था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि कही, कौन सा, ब्राह्मी लिपि। सातकर्णी की बात करें तो इनका विवाह हुआ था नागनिका। तो नागनिका का गुहा अभिलेख, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। नाना घाट में जो मौजूद है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, किनसे विवाह था सातकर्णी का, सातकर्णी प्रथम का विवाह हुआ था नागनिका से। और इनका गुहा अभिलेख का बात किए थे, जो कहाँ पर, नाना घाट अभिलेख से पता चलता है। और ये कहाँ, तो वर्तमान में महाराष्ट्र में। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। सातकर्णी प्रथम ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, 2, तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। तो याद रखना है हमको इस पॉइंट को कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा का आरंभ किया। नागनिका ने संरक्षिका के तौर पर कार्य किया था इनका, जो इनकी पत्नी थी, जिनसे इनका विवाह हुआ था। किनका, तो सातकर्णी प्रथम का। उसके बाद हाल की बात करते हैं। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती यानी प्रेम कथा की रचना की। गुणाढ़ है। प्राकृत भाषा में वृहत कथा कोशया सर्ववर्मन। संस्कृत भाषा में कातंत्र यानी कि रानी मलयवती के अनुरोध पर इन्होंने क्या था, सर्ववर्मन संस्कृत भाषा में लिखा था इस ग्रंथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में 106 ईसा वर्ष पूर्व से 106 एडी से 106 एडी से एनो डोमिनी, जिसको कहते हैं 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। सबसे महान सातवाहन शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। सबसे महान सातवाहन शासक कौन थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है गौतमी बलश्री के द्वारा। एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, वेदों का आश्रयदाता। ठीक है, शक शासक ने नहपान को हराया। इस शक शासक ने क्या किया था, तो नहपान को हराया था। शक शासक ने किसको हराया था, नहपान को हराया था। उसके बाद बात करते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। किसका, पुलमावी का, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। आंध्र सम्राट या दक्षिणा पथेश्वर। ठीक है, सिक्के कौन से थे, 2 पतवार वाली जहाज का चित्र था इनके सिक्के पर। 2 पतवार वाली जहाज के चित्र कहाँ मिलता है, तो सातवाहन वंश के वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के काल में जो सिक्के चलाए जाते थे उस पर। ठीक है, अन्य सातवाहन शासक को ले लेते हैं, तो यज्ञश्री सातकर्णी और पुलमावी चतुर्थ। अंतिम शक्तिशाली शासक थे कौन, तो यज्ञश्री सातकर्णी। सिक्के पर जलयान का चित्र था, यानी कि जलयान समझ रहे, नाव का चित्र था। पुलमावी चतुर्थ अंतिम शासक, और विघटन हो जाता है फिर से। इसके विदर्भ में देखिए वकाटक वंश, दक्षिण महाराष्ट्र आभीर वंश, आंध्र प्रदेश इक्ष्वाकुक वंश, कर्नाटक कदम्ब वंश। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगले क्लास में अन्य तथ्य भी जानेंगे सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में इस सातवाहन वंश का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जानने के बाद हम लोग वकाटक वंश के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से अनुरोध है, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।